Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का सेशन. आज के जो की टॉपिक्स रहने वाले हैं दैट इज ऑपरेशन सर्द हवा, ऑब्जर्वर स्टेट, यूरो ड्रोन, नेविगेटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन एंड हाइड्रोग्राफी सिस्टम एंड मेनी मोर. Right, and all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. And start karte hain. First of all, you have to answer a question, and that is which country has joined the Eurodrone program as an observer state in January 2025. So January 2025 में Eurodrone program को as an observer state join करने वाला nation कौन सा बना है? ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है एंड यू हैव टू आंसर. इसके अलावा व्हाट इज यूरोड्रोन प्रोग्राम, किस कंट्री ने ज्वाइन करा है? स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट इज द ऑपरेशन सर्द हवा हैज कंडक्टेड बाय विच आर्म फोर्स इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान. सो राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर पर रिसेंटली एक ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया, आर्म फोर्स ने कराया, एंड दैट इज ऑपरेशन सर्द हवा. एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. सो रिसेंटली BSF ने लॉन्च करा दी ऑपरेशन सर्द हवा. एनुअल होने वाली एक एक्सरसाइज है विंटर टाइम पर अलोंग दी पाकिस्तान बॉर्डर, सो दैट जो सिक्योरिटी है उसे टाइट किया जा सके. इस टाइम पर जो फॉग लेवल है वो पीक लेवल पर रहता है इन बॉर्डर अलोंग साइड, एंड दैट्स वाई एनुअली इस ऑपरेशन को कंडक्ट कराया जाता है. दैट इज ऑपरेशन सर्द हवा, सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, सो विजिलेंस को बनाए रखने के लिए, सर्विलेंस बनाए रखने के लिए, एंड काफी सारे एडवांस वेपन्स को यूज किया गया, इंस्ट्रूमेंट्स को, इंटेंसिफाइड पेट्रोल बाय व्हीकल्स एंड कैमल्स इन हार्ड टू रीच एरियाज. इस प्रकार इस टाइप की सिक्योरिटी को हाईलाइट किया गया ऑपरेशन सर्द हवा के थ्रू बाय दी BSF. 22 जैन से 29 जैन तक चलेगी पाकिस्तान बॉर्डर के अलोंग साइड. इसके अलावा BSF बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब स्टार्ट किया गया था BSF को? सो 1965 में स्टार्ट किया गया था. अभी रिसेंटली इनके जो डीजी है वह न्यूज पे रहे थे, एंड दैट इज दलजीत सिंह भंडारी. सो बेसिकली जो BSF है वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर अलोंग इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है. एंड रिसेंटली जो दलजीत सिंह भंडारी है वो बांग्लादेश के नियर बाय जो बॉर्डर एरिया है इंडिया का वहां पर विजिट करने गए थे सिक्योरिटी चेक करने के लिए, दलजीत सिंह भंडारी. दैट्स वाई BSF अभी न्यूज में रहा था. एंड इसके अलावा भी रिसेंटली BSF ने एक 10 डे का इवेंट लॉन्च किया था, एक्सरसाइज लॉन्च की थी, दैट इज OPS अलर्ट 10 डे एक्सरसाइज. इसे जनरली जनवरी 22 से 31 तक कंडक्ट कराया गया. एंड कहाँ पर? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर लगभग 4096 किलोमीटर एरिया में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, सो दैट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान जो सिक्योरिटी है उसे हाइटेन किया जा सके. सो सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए ये एक्सरसाइज BSF ने अभी रिसेंटली कंडक्ट कराई थी बांग्लादेश के अलोंग साइड, एंड नाउ पाकिस्तान के अलोंग साइड इन्होंने ऑपरेशन सर्द हवा चलाया. राइट, सो सेंट्रल आर्म फोर्सेस के अंडर टोटल 7 सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंडिया के लिए काम करती हैं, एंड BSF उन्हीं में से एक है. इसके अलावा CRPF अभी रिसेंटली न्यूज में रहा था. CRPF के DG कौन है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is which Indian Navy ship conducted the hydrographic survey of Mauritius recently? So recently Mauritius में hydrographic survey को conduct कराया गया, और इसके लिए कौन सी INS को यूज किया गया? The Indian Navy ship. Answer is option number B, INS सर्वेक्षक. So INS सर्वेक्षक ने अगेन हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया. कहाँ पर? मॉरिशस आइलैंड नेशन में. लास्ट दिसंबर में हमने पढ़ा था द सर्वे बाय INS सर्वेक्षक. कहाँ पर? मॉरिशस में, द सेम लोकेशन. सो बेसिकली अभी रिसेंटली 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स को कवर किया गया, मील्स को कवर किया गया बाय द INS सर्वेक्षक मॉरिशस में. एंड मॉरिशस एक आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में, एंड बेसिकली 2040 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है मॉरिशस का इंडियन ओशन में. एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए मॉरिशस की, सो साउथ अफ्रीका के ईस्ट साइड, मेडागास्कर के ईस्ट साइड, ये जो डॉट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये एग्जैक्ट लोकेशन है मॉरिशस की. कैपिटल कौन है मॉरिशस की? पोर्ट लुइस. इट्स द करंट कैपिटल ऑफ
मॉरिशस। एंड बेसिकली इस आइलैंड का फॉर्मेशन वोल्केनिक एक्टिविटी से हुआ था आज से 8 बिलियन ईयर एगो। एंड यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट पिटॉन 828 मीटर पर लोकेटेड है। एंड यहाँ की एक लेक भी फेमस है दैट इज लेक वकॉस। सो लेक वकॉस ये किस आइलैंड से एसोसिएटेड है? मॉरिशस से एसोसिएटेड है। इसी के साथ इसके अलावा द ट्रीटी ऑफ पेरिस बेसिकली मॉरिशस से रिलेटेड है, बिकॉज मॉरिशस पहले फ्रेंच टेरिटरी में काउंट किया जाता था, बट ब्रिटेन ने जब मॉरिशस को कैप्चर किया था उसके लिए आया था द ट्रीटी ऑफ पेरिस, राइट। बट ट्रीटी ऑफ पेरिस का इंपॉर्टेंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी है। जब कार्नेटिक वॉर्स हुए थे ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस, तब कार्नेटिक वॉर का जो एंड हुआ था वो ट्रीटी ऑफ पेरिस से ही हुआ था इंडिया में। एंड इसके लिए मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस रेगुलर डाल रही हूँ, द मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो आईएनएस नवल शिप्स की बात की जा रही है, उसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले। द नवल questions. Which Indian naval ship is participated in the fourth edition of the multinational exercise La Faroes? और इसमें आईएनएस मुंबई ने पार्टिसिपेट किया था। Which Indian naval ship has been deployed in Mauritius? एंड दिसंबर में आईएनएस सर्वेक्षक ही गया था। एंड इंडियन नेवल शिप जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज स्लाइनिक्स में, दैट इज आईएनएस सुमित्रा, राइट। एंड आई जो स्लाइनिक्स है ये कौन सी दो कंट्रीज के बिटवीन होती है? इंडिया एंड द सेकंड वन इज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। विच कंट्री हैज एग्रीड टू प्रोवाइड इट्स इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न टू द इंडियन नेवल शिप? और रिसेंटली जापान के साथ ये डील हमारी हुई है, यूनिकॉर्न हमें मिलेगा द इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम फ्रॉम जापान। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवल सेलिंग वेसल दैट कंप्लीटेड द Navik Sagar Parikrama, and it is done by INSV Tarini. Saudi Arabia and Iran recently conducted a joint naval exercise in which water body. So Sea of Oman में सऊदी अरेबिया एंड ईरान ने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी अक्टूबर 2024 में, जब इसराइल पैलेस्टीन वॉर अपनी पीक पर थे। रशिया रिसेंटली कंडक्टेड जॉइंट नेवल पेट्रोल विच कंट्री इन द पैसिफिक ओशन? सो विथ विच कंट्री? सो बेसिकली चाइना के साथ किया था रशिया ने यह जॉइंट नेवल पेट्रोल एक्सरसाइज। Let's move to the next one. And which day is observed as International Day of Education every year? So recently International Day of Education observe किया गया, हर साल कब मनाया जाता है? The date is 24 January. So UN ने start करा था इस day को. It is established by the UN General Assembly and basically कब किया गया था? 3rd of December 2018 में। और इसके लिए एक रेजोल्यूशन है, दैट रेजोल्यूशन इज 73/25। सो 73/25 यह रिलेटेड है 24 जनवरी रेजोल्यूशन से, दैट इज फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, राइट। और काफी सारी कंट्रीज ने यूएन के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था, जस्ट लाइक नाइजीरिया एंड अदर 58 कंट्रीज। और 2024 की थीम क्या रही? एआई एंड एजुकेशन। सो बेसिकली एआई एंड एजुकेशन ये थीम रही। एंड यूनेस्को के जो एफर्ट्स है वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए टॉप पर रहे। एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पर, उसके लिए क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जो टेक्नोलॉजी है उनको एक्सेसिबल बनाना, इसके लिए यूनेस्को सपोर्ट कर रहा है यूएन को। और इस प्रकार इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया 24 जनवरी को। इसी के साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, कौन सा है बता सकते हैं? सो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 एंड यह प्रमोट करता है द इक्वल एजुकेशन को, राइट। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये 2030 हमारा टारगेट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज टाइफून मिसाइल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सो टाइफून मिसाइल सिस्टम को किस कंट्री ने डेवलप किया? रिसेंटली यह न्यूज में रहा। सो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेवलप करा है द टाइफून मिसाइल सिस्टम को। एंड रिसेंटली ये न्यूज में रहा बिकॉज यूएस मिलिट्री से मूव कर रही है एंड फिलीपींस में इसे लॉन्च किया जाएगा, सो दैट वहां पर मोबिलिटी एंड सर्विलेंस को एनहांस किया जा सके।
विजिलेंस निगरानी को बढ़ावा देने के लिए यूएसए का इनिशिएटिव रहा द टाइफून मिसाइल सिस्टम, बिकॉज चाइना एंड रशिया के साथ जो टेंशन्स बढ़ रही है यूएस की, उसको देखते हुए फिलीपींस में ये मूव उठाए गए। बेसिकली टाइफून को डेवलप किसने किया है? लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप करा है। एक मोबाइल मिसाइल सिस्टम है और काफी अलग अलग टाइप को मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, जस्ट लाइक SM-6 मिसाइल, टोमाहॉक मिसाइल। इन डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करना, यह स्पेशलिटी है द टाइफून मिसाइल सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड रिसेंटली इसे फिलीपींस में लगाया जाएगा। एक एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल है ये है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे डिफेंस से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस का, एंड दैट इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज पिच ब्लैक? और पिच ब्लैक को ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। रिसेंटली इंडियन आर्मीज खारगा कॉर्प्स एंड द इंडियन एयरफोर्स हैव कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज गगन शक्ति सेकंड। सो गगन शक्ति पंजाब में होती है एंड इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बिटवीन हुई थी। Recently, the Defense Minister inaugurated the new Indian Coast Guard Maritime Rescue Coordination Center, चेन्नई में स्टार्ट किया था। INS तुर्शल, ये किस फ्रिगेट की क्लास? क्रिवक थर्ड क्लास फ्रिगेट है ये। स्मार्ट सिस्टम इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? DRDO ने। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। नागास्त्र 1 रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज एक मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है दी नागास्त्र 1। एंड इंडियन नेवी ने साइन करा एक एग्रीमेंट एक कंट्री की नेवी के साथ, सो दैट जो सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट को ऑपरेशन है उसे एनहांस किया जा सके। एंड साउथ अफ्रीका के साथ ये MOU साइन किया गया था, द एग्रीमेंट। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज Lake Victoria, which was seen in the news, is bordered by which countries? So recently Lake Victoria न्यूज में रही एंड लेक विक्टोरिया की न्यूज में रहने के दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि रिसेंटली यहाँ पर एक रिसर्च करवाई गई थी, रिसर्च फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड केन्या। और एग्जैक्ट कौन सी कंट्रीज लेक विक्टोरिया को बॉर्डर करती है? केन्या, उगांडा एंड तंजानिया। यह बॉर्डर करती है लेक विक्टोरिया की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट लेक में से है द लेक विक्टोरिया एंड काफी मल्टीपल कंट्रीज से यह पास होती है। सो रिसेंटली जो रिसर्चर्स है नॉर्थ अमेरिका और केन्या के, उन्होंने लेक विक्टोरिया में साइनोबैक्टीरिया का सर्वे किया था। दैट्स वाई लेक विक्टोरिया न्यूज में रही। एंड लेक विक्टोरिया का जो सेकेंड रीजन है न्यूज में रहने का, वो था बिकॉज जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है वहां पर जो वायलेंस चला है उसके कारण अफ्रीका में लेक्स को खतरा हो सकता है, द सेकेंड रीजन। एंड इसके लिए एक अदर वीडियो को पोस्ट किया जाएगा, प्लीज कंसिडर दैट। एंड लेक विक्टोरिया ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड लेवल पर। अब फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो बेसिकली जो फर्स्ट लार्जेस्ट लेक है दैट इज लेक सुपीरियर। सो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दैट इज लेक सुपीरियर। बट यहाँ पर हमारा कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा अगर क्वेश्चन पूछा गया वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बताओ। सो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो रशिया में लोकेटेड है एंड उसका नाम आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। लेकिन सरफेस के अकॉर्डिंग तो लेक सुपीरियर है, देन सेकंड लेक विक्टोरिया है एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग let me know in the comment box. Right, so let's move to the next one, and that is which country has joined the Eurodrone program as an observer state in January 2025? So recently India ने join करा है the Eurodrone program बट एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। सो बेसिकली यूरोड्रोन प्रोग्राम ये इनिशिएटिव है द यूरोपियन कंट्रीज का एंड इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर स्टेट बना है। और इस प्रकार किस प्रकार UAVs को डेवलप करना है इस पर फोकस रहेगा इंडिया का यूरोप के साथ मिलकर। सो बेसिकली यूरोड्रोन क्या है? एक 2.3 टन पे लोड वाला UAV है जो रिमोट कंट्रोल्ड है और ये इसकी स्पेशलिटी है। एंड जो यूनाइटेड यूनाइटेड यूरोपियन कंट्रीज, सो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज इसके डेवलपमेंट के लिए बिलियंस में खर्च कर रही है
लगभग 7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है यूरो ड्रोन यूएवी को डेवलप करने के लिए एंड 40 आवर्स तक ये फ्लाई कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है एंड वेरियस वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे डिजाइन किया गया है। बेसिकली यूरोपियन नेशन ने 2022 में इसे लॉन्च किया था और सर्विस में ये कब आएगा 2030। और इसी के डेवलपमेंट के लिए, इसके बारे में जानने के लिए इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर यूरो ड्रोन प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, राइट। एंड ये जो यूएवी है द ड्रोन, ये सपोर्ट करता है ISTAR को। बेसिकली व्हाट इज ISTAR? यहाँ पर ये जो ISTAR है, सो इट्स इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्निशंस। सो ISTAR को देखते हुए इस यूएवी को बनाया गया है सो दैट मैरीटाइम देखभाल को, सर्विलेंस को बनाया जा सके। और इसमें जो इन्वॉल्विंग कंट्रीज है, जो मेंबर कंट्रीज है, दैट इज जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन, इनका कलेक्टिव प्रोग्राम है द यूरो ड्रोन प्रोग्राम, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है एज ए ऑब्जर्वर स्टेट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? सो किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है द ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इनिशिएटिव? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF से रिलेटेड है। सो रिसेंटली इंडिया के 5 न्यू इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को WEF के TICI इनिशिएटिव में ज्वाइन करवाया गया है इंडिया के थ्रू। दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। एंड बेसिकली ये जो 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, दैट इज फर्स्ट इज द गोपालपुरा, काकीनदा, केरला ग्रीन हाइड्रोजन वैली, मुंद्रा एंड मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर। सो इन 5 इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव को रिसेंटली ऐड किया गया है WEF के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इनिशिएटिव में। बेसिकली WEF का ये जो TICI प्लेटफॉर्म है, यह क्या करता है, इको फ्रेंडली इंडस्ट्री को इनहांस करना, कोऑपरेट करना, इसको प्रमोट करता है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इनिशिएटिव। बेसिकली TICI को कब लॉन्च किया गया था? TICI का फुल फॉर्म ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव बाय WEF, COP26 2021 में लॉन्च किया गया था। एंड एट प्रेजेंट 33 क्लस्टर्स है इसके अंदर, 33 इंडस्ट्रियल ग्रुप है जो पार्ट है TICI का, डिफरेंट 16 कंट्रीज एंड 5 कॉन्टिनेंट्स में से। सो बेसिकली इको फ्रेंडली जीरो कार्बन एमिशन को देखते हुए इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है और इसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्टार्ट करा था TICI। और इंडिया के 5 मेजर इंडस्ट्रीज में रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which organization has released Navigating Global Financial System Fragmentation Report? So recently एक report news में रही एंड द रिपोर्ट इज नेविगेटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। और इसे किसने पब्लिश किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे पब्लिश करा है। WEF की यह रिपोर्ट है। सो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये फोकस्ड है फाइनेंशियल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन में। सो वर्ल्ड लेवल पर जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसा है, फ्रेगमेंटेटेड है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, विखंडन हो रखा है, जिसे इंटीग्रेट करना इस रिपोर्ट का मेन एजेंडा रहा। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो रिपोर्ट है ये फोकस करती है कि जो वर्ल्ड का फाइनेंस सिस्टम है उसे इंटीग्रेट होना पड़ेगा, अदरवाइज जो डिफरेंट कंट्रीज में उसमें एसेट का जो प्राइस है वो डिफरेंट रहेगा और इस कारण टैरिफ, सैंक्शंस, ये डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज देखने पड़ेंगे। जो एक्सपोर्ट है वो कंट्रोल हो जाएगा, कैपिटल फ्लो इजीली नहीं हो पाएगा, ट्रेड रिड्यूस हो जाएगा अगर जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो फ्रेगमेंटेड रहा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड रहा। जो मनी वैल्यू है किसी प्रोडक्ट की अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट रही, तो इससे आने वाले टाइम पर जो महंगाई है वो इंक्रीज हो सकती है और इसकी रेट बताई गई ओवर 5%। और इस प्रकार इकोनॉमिक एफिशिएंसी को हार्म हो सकता है। सो इस रिपोर्ट के थ्रू WEF कहना चाह रहा है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसे इंटीग्रेट होना पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले टाइम पर जो महंगाई है वो अपने चरम लेवल पर होगी। सो इस रिपोर्ट में यह बताया गया। इसके अलावा WEF 1971 में इसे फाउंड किया गया था। बेसिकली WEF का नाम
1971 में यह नहीं था, बेसिकली यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन था यह। देन 2015 में इसे एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट किया गया। किसने फाउंड किया था डब्ल्यूईएफ को? क्लॉस श्वाब ने किया था 1971 में, क्लॉस श्वाब, राइट। एंड कहाँ पर हेडक्वार्टर है डब्ल्यूईएफ का? स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। एंड इनकी एक एनुअल मीटिंग होती है डावोस, अभी रिसेंटली हुई थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is Sanjay. The battlefield surveillance system has been jointly developed by the Indian Army and which organization? So recently, Sanjay, the battlefield surveillance system, यह न्यूज में रहा, the BSS system, और इसे jointly develop करा है Indian Army and the other is BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। सो रिसेंटली जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने न्यू दिल्ली में लॉन्च किया था संजय द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। बेसिकली संजय यह ग्राउंड लेवल पर भी काम करेगा और एरियल लेवल पर भी यह काम करेगा। सो कंबाइंड टेक्नोलॉजी है जिसे लॉन्च करा है बीईएल ने आर्मी के साथ मिलकर। एक कॉमन सर्विलेंस सिस्टम है जो बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करेगा, आर्मी डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करेगा और इंडिया का जो प्लान है दी आत्मनिर्भरता, उसको देखते हुए इसे डेवलप किया गया है। इसके लिए जो कॉस्ट आई है 2042 सीआर की आई है और नेक्स्ट 2025 में मार्च से अक्टूबर में इसके काफी डिफरेंट फेजेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो ईयर ऑफ रिफॉर्म रहा द 2024, जिसे टाइटल दिया गया है ईयर ऑफ रिफॉर्म बाय दी राजनाथ सिंह, उसी का एक इनिशिएटिव रहा द संजय बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम जॉइंटली डेवलप्ड बाय द बीईएल एंड द इंडियन, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विथ इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स करंट अफेयर, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।